आज है 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज दलाल स्ट्रीट पर ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना जहां कई नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ आए और बाजार बुरी तरह टूट गया, जिससे निवेशकों के करीब 13 से 15 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये गिरावट अचानक नहीं थी, बल्कि ग्लोबल और लोकल दबावों का मिला जुला असर था। निफ्टी 50 करीब 800 पॉइंट टूट गया, जो लगभग एक साल की सबसे बड़ी गिरावट रही। वहीं BSE सेंसेक्स 2500 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। इससे साफ दिखा कि पूरे बाजार में भारी पैनिक सेलिंग देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा झटका निफ्टी बैंक में देखने को मिला, जो करीब 2000 पॉइंट गिर गया और सोमवार से बनी पूरी रिकवरी लगभग खत्म हो गई, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बढ़ती क्रूड ऑयल कीमतें रहीं, जहां ब्रेंट क्रूड $120 के आसपास पहुंच गया। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए ये सीधा नुकसान है, क्योंकि इससे महंगाई और खर्च दोनों बढ़ते हैं। इसका सीधा असर ऑयल कंपनियों पर पड़ा, जहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम 52 वीक लो पर पहुंच गया। वहीं भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में भी तेज गिरावट देखने को मिली। बाजार में सबसे बड़ा झटका HDFC बैंक से आया, जहां चेयरमैन के इस्तीफे की खबर के बाद स्टॉक 5% से ज्यादा टूट गया और करीब 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यू साफ हो गई, जिससे पूरे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बन गया। IT सेक्टर, जो पहले सपोर्ट दे रहा था, उसमें भी भारी गिरावट आई और इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसे दिग्गज शेयर 52 वीक लो पर पहुंच गए, जिससे मार्केट सेंटिमेंट और बिगड़ गया। निफ्टी 50 के करीब 10 बड़े शेयर 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सिप्ला शामिल है। गिरावट इतनी व्यापक रही कि 50 में से 49 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि पूरे बाजार की गिरावट थी। बैंकिंग, IT, ऑटो, FMCG, फार्मा, मेटल, रियल्टी, कोई भी सेक्टर नहीं बचा। हर जगह कमजोरी दिखी और बाजार पूरी तरह दबाव में रहा। डर का माहौल इस कदर बढ़ गया कि इंडिया विक्स 21% उछल गया, जिससे साफ हो गया कि बाजार में अनिश्चितता अपने चरम पर पहुंच चुकी है और निवेशक घबराकर तेजी से फैसले ले रहे हैं। टेक्निकल नजरिए से भी बाजार कमजोर दिखा, क्योंकि हाल की तेजी के बाद मार्केट ओवरबॉट था और जैसे ही अहम सपोर्ट लेवल टूटे, गिरावट ने रफ्तार पकड़ ली। ग्लोबल फैक्टर की बात करें तो फेडरल रिजर्व की FOMC मीटिंग के बाद असली हलचल देखने को मिली। रेट्स भले ही नहीं बदले गए, लेकिन बयानबाजी ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया। जेरोम पावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संकेत दिया कि हालात अभी आसान नहीं है, जिससे पहले से कमजोर माहौल में और डर बढ़ गया और अमेरिकी बाजारों में भी तेज गिरावट आई। सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर जताई गई, क्योंकि इससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे इन्फ्लेशन दोबारा तेज हो सकता है। इन्फ्लेशन का अनुमान 2.4% से बढ़ाकर 2.7% कर दिया गया, जिससे साफ संकेत मिला कि महंगाई काबू में आने में अभी समय लगेगा और यही बाजार के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बना। पहले जहां 2026 में 2 से 3 रेट कट की उम्मीद थी, अब जेरोम पावल ने संकेत दिया कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आता, तब तक रेट कट मुश्किल है, जिससे मार्केट की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसका सीधा असर ये हुआ कि अब लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट्स बने रहने की संभावना है, जिससे मार्केट में पैनिक और बढ़ गया और बिकवाली तेज हो गई। पावल ने बार बार अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की बात की, जो निवेशकों के लिए सबसे खराब संकेत होती है। सप्लाई चेन पर भी असर पड़ने की चेतावनी दी गई, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनकी कमाई पर दबाव आ सकता है। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों पर लोन की डिमांड कम होती है, जिससे ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। हालांकि जॉब मार्केट और GDP को लेकर हल्की राहत दी गई, जहां ग्रोथ अनुमान 2.4% तक बढ़ाया गया, लेकिन ये पॉजिटिव खबर भी ओवरऑल नेगेटिव माहौल को बदल नहीं पाई। ओवरऑल टोन पूरी तरह हॉकिश रहा, यानी फेडरल रिजर्व महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त रुख अपनाने को तैयार है और जरूरत पड़ी तो आगे रेट बढ़ भी सकते हैं। इसी हॉकिश संकेत ने बाजार में डर को और बढ़ाया, क्योंकि रेट बढ़ने का मतलब होता है मार्केट से पैसा निकलना और निवेश कम होना। कुल मिलाकर साफ संकेत है कि फिलहाल रेट कट की उम्मीद टाल देनी चाहिए। जब तक महंगाई और ग्लोबल टेंशन कंट्रोल में नहीं आते, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव और दबाव बना रह सकता है। HDFC बैंक में अचानक चेयरमैन के इस्तीफे की खबर आई, जिसे CEO शशिधर जगदीशन ने पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड बताया और किसी भी तरह के इंटरनल रिफ्ट से इनकार किया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बैंक की नींव मजबूत है, लेकिन ऐसे बदलाव शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को जरूर प्रभावित करते हैं।
HDFC बैंक में चेयरमैन बदलाव के बाद नए चेयरमैन के मिस्त्री ने साफ किया कि बैंक की स्थिति पूरी तरह मजबूत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी भरोसा जताया है कि बैंक के ऑपरेशन में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, जिससे निवेशकों का भरोसा बरकरार है। TCS ने ABB के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें इंडस्ट्रियल AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम होगा, यानी फैक्ट्रियों और डेटा सेंटर्स को ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाया जाएगा। हालांकि इस पॉजिटिव खबर के बावजूद स्टॉक दबाव में रहा और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता दिखा, जिससे पता चलता है कि ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा हावी है। टाटा एलिक्सी ने जापान में टेरुमो कॉर्पोरेशन के लिए ऑफशोर टेक सेंटर शुरू किया है, जहां AI और जेन AI की मदद से हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पर काम होगा। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मजबूत कदम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक करीब 4% गिरा, जिससे साफ है कि बाजार अभी रिस्क ऑफ मोड में है। संवर्धना मोदरसन ने हेलमन वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स के साथ दुबई में जॉइंट वेंचर बनाया है, जिससे ग्लोबल ऑटो सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। इसके बावजूद स्टॉक 5% से ज्यादा गिरा, जो दिखाता है कि अच्छी खबरें भी फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट को पूरी तरह बदल नहीं पा रही हैं। इंडीक्यूब ने पुणे में एक GCC क्लाइंट के साथ 54 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसमें 1140 सीट्स का वर्क स्पेस लीज किया गया है। ये कमर्शियल रियल एस्टेट और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है, खासकर तब जब कंपनियां हाइब्रिड वर्किंग मॉडल अपना रही हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1662 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर फ्लो मजबूत होने का संकेत देता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट गिरावट के कारण स्टॉक पर सीमित असर दिखा। JK सीमेंट को मध्य प्रदेश में 350 हेक्टेयर लाइमस्टोन ब्लॉक का प्रेफर्ड बिडर चुना गया है, जो इसके रॉ मटेरियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। हालांकि कंपनी के Q3 वित्त वर्ष 25 के प्रॉफिट में 23% की गिरावट आई है, जिससे स्टॉक सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर में करीब 7% की तेज गिरावट आई, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। ये गिरावट लगातार 5 में से 3 सेशंस में देखने को मिली, जिससे पता चलता है कि NBFC सेक्टर में दबाव बना हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम के शेयर CLSA अपग्रेड के बाद उछले, लेकिन ब्रोकरेज ने भारतीय एयरटेल को ज्यादा बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक बताया है। इसका मतलब है कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन के बीच इन्वेस्टर्स सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई, जहां गोल्ड 3600 रुपए से ज्यादा और सिल्वर 16000 रुपए तक गिर गया। इसका मुख्य कारण स्ट्रॉन्ग डॉलर, हाई बॉन्ड यील्ड्स और US फेड के सख्त रुख को माना जा रहा है, जिससे सेफ हेवन डिमांड कमजोर हुई। दूसरी तरफ एक्मी सोलर और NTPC ग्रीन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में तेजी देखी गई, जो गिरते बाजार में भी 2% से 5% तक चढ़े। ये दिखाता है कि गिरते बाजार में इन्वेस्टर्स क्लीन एनर्जी को फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जैसे सोलर स्टॉक्स में भी हाल ही में 10% तक की तेजी आई है, जिससे साफ है कि पूरा रिन्यूएबल सेक्टर मोमेंटम पकड़ रहा है। ये ट्रेंड लंबे समय तक जारी रह सकता है अगर ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाई में दिक्कत बनी रहती है। सरकार ने सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ALMS लिस्ट 3 लागू करने का फैसला किया है, जो 2028 से लागू होगा और वेफर्स जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। इसका मकसद इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। विप्रो ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में नया AI हब लॉन्च किया है, जो BFSI सेक्टर के लिए डिजिटल बैंकिंग और कैपिटल मार्केट सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा। शुरुआत 150 सीट से होगी, जिसे 500 तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि स्टॉक पिछले 6 महीनों में करीब 26% गिर चुका है। NTPC ने ऑक्टोपस एनर्जी के साथ समझौता किया है, जिससे कंपनी ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी, EV चार्जिंग और डिजिटल एनर्जी प्लेटफॉर्म्स में विस्तार करना चाहती है। ये NTPC के इंटरनेशनल ग्रोथ प्लान के लिए अहम कदम। ICICI बैंक को GST विभाग की तरफ से 768.6 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें करीब 384.3 करोड़ रुपए टैक्स और उतनी ही पेनल्टी एलेज्ड शॉर्ट पेमेंट के कारण लगाई गई है। हालांकि बैंक ने साफ किया है कि वो इस नोटिस को कॉन्टेस्ट करेगा, जिससे आगे लीगल प्रोसेस और क्लैरिटी आ सकती है। सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने बड़ा फैसला लेते हुए टीटानड रेल सिस्टम के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए जॉइंट वेंचर बनाने को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि कंपनी अब सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि ट्रेन की पूरे लाइफ टाइम सर्विस बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। कंपनी ने 3064 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश अपनी जॉइंट कंपनी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स में करने का फैसला लिया है, जो अगले 4 साल में फेज वाइज होगा। इससे BHEL पारंपरिक पावर सेक्टर से आगे बढ़कर एनर्जी और केमिकल सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है।
सेबी की 23 मार्च की मीटिंग में एफपीआई के लिए नेट सेटलमेंट लागू करने का प्रस्ताव सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। इससे विदेशी निवेशकों की फंडिंग कॉस्ट घटेगी और बड़े लेन देन आसान होंगे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। इंटरमीडियरी के फिट एंड प्रॉपर नियमों को नरम करने पर भी विचार हो रहा है, जहां सिर्फ एफआईआर या चार्जशीट पर डिस्क्वालीफाई करने की बजाय कोर्ट के दोषी ठहराने पर ही सख्त कार्रवाई होगी। इससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को राहत मिलेगी और बिजनेस करने का माहौल बेहतर हो सकता है। रीट, INVIT और सोशल इम्पैक्ट फंड में बड़े बदलाव की तैयारी है। खासकर न्यूनतम निवेश 2 लाख रुपए से घटाकर 1,000 रुपए करने का प्रस्ताव आम निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकता है। इससे बाजार में नए निवेशक जुड़ेंगे और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। 1 अप्रैल 2026 से भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें पर्सनल इंपोर्ट्स पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। लेकिन सरचार्ज लागू होने से आम लोगों को सीमित फायदा मिलेगा और पूरा सिस्टम ज्यादा सिंपल व यूनिफॉर्म बन जाएगा। फाइनेंस बिल 2026 के तहत सरकार पुराने और जटिल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस हटाकर अलग अलग कंसेशनल रेट्स को स्टैंडर्ड रेट से अलाइन कर रही है, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा ट्रांसपेरेंट और समझने में आसान हो जाएगा। इन बदलावों का सीधा असर बिजनेसेस पर पड़ेगा, जहां इंपोर्ट करने वाली कंपनियों की कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल बढ़ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंप्लायंस आसान होगा, प्लानिंग बेहतर होगी और ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा स्टेबल बनेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दिख रहा है, जहां अचानक सप्लाई को लेकर डर बढ़ गया है और कीमतों में तेज उछाल आया है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि एनर्जी सेक्टर अभी भी जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका असर सिर्फ तेल गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड तेजी से बढ़कर करीब $114 प्रति बैरल पहुंच गया, जो जंग से पहले $73 से नीचे था, यानी बहुत कम समय में लगभग $40 का उछाल आया। वहीं यूएस क्रूड भी $96.45 तक पहुंच गया, जिससे ये संकेत मिलता है कि मार्केट में पैनिक बाइंग और सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता है। इस तरह की तेजी आमतौर पर लंबे समय तक असर छोड़ती है। नेचुरल गैस की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है, खासकर यूरोप में, जहां डच TTF गैस 35% तक बढ़ गई और बाद में भी करीब 24% ऊपर बनी रही। यूरोप पहले से ही बाहरी गैस सप्लाई पर निर्भर है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इससे वहां की इंडस्ट्री और घरेलू खर्च दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। कतर का रास लफसान LNG हब, जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट सेंटर है और करीब 20% ग्लोबल सप्लाई संभालता है, इस संकट का सबसे बड़ा केंद्र बना। इस फैसिलिटी के बंद होने से एक बड़ा सप्लाई गैप पैदा हो गया है, जिसे तुरंत भर पाना आसान नहीं है। यही कारण है कि गैस की कीमतों में इतनी तेज उछाल आया है। कतर से LNG शिपमेंट रुकने के कारण कई देशों को अब वैकल्पिक सप्लाई ढूंढने पड़ रहे हैं, जो अक्सर ज्यादा महंगे होते हैं। इससे इंपोर्ट करने वाले देशों का खर्च बढ़ेगा और इसका असर वहां की महंगाई पर भी पड़ेगा। यानी ये सिर्फ सप्लाई की नहीं, बल्कि लागत बढ़ने की भी समस्या बन चुकी है। कुवैत की मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला जैसी बड़ी रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमले हुए, जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा और साफ दिखने लगा है। हालांकि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया और उत्पादन पर तुरंत बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन इस तरह के हमले भविष्य के लिए बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। बार बार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ये खतरा बढ़ गया है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्थायी नुकसान हो सकता है। इससे सप्लाई लंबे समय तक कम रह सकती है और कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। ये स्थिति ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल और गैस की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो इससे महंगाई फिर से बढ़ सकती है। इसका सीधा असर ये होगा कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करने से बचेंगे, जिससे लोन महंगे रहेंगे। इससे आर्थिक रिकवरी धीमी पड़ सकती है। ग्लोबल शेयर बाजारों में भी इसका असर साफ दिखा, जहां एशिया के ज्यादातर इंडेक्स 1.5% से 3.5% तक गिर गए। महंगा तेल कंपनियों के लिए लागत बढ़ाता है और मुनाफा घटाता है, इसलिए निवेशक जोखिम कम करने लगते हैं। यही वजह है कि बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के बाजार भी दबाव में रहे, जहां S&P 500 करीब 1.4%, डाउ जोन्स 1.6% और नास्डैक 1.5% गिरा। इसके पीछे मुख्य वजह बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता रही। निवेशकों को अब ये डर है कि फेड जल्द राहत नहीं देगा। करेंसी मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ और US बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, जिसके उभरते बाजारों पर दबाव बढ़ गया। भारतीय रुपया गिरकर 93.36 के स्तर तक पहुंच गया, जो इसकी कमजोरी को दिखाता है। कमजोर रुपया इंपोर्ट को महंगा बनाता है, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। भारत के लिए ये स्थिति ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि देश अपनी LPG का करीब 90% और LNG का लगभग 47% वेस्ट एशिया और कतर से आयात करता है। ऐसे में वहाँ कोई भी सप्लाई बाधा सीधे भारत पर असर डाल सकती है। यही कारण है कि सरकार अब इस पर ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार अब तेजी से US और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से तेल और गैस खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जा सके। इसका मतलब है कि भारत अब एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों से इंपोर्ट बढ़ा रहा है। ये रणनीति लंबे समय में जोखिम कम कर सकती है। फिलहाल सरकार का कहना है कि देश में LPG सप्लाई स्थिर बनी हुई है, जहां एक दिन में 56 लाख बुकिंग के मुकाबले 55 लाख सिलेंडर डिलीवर हुए। यानी अभी तक आम लोगों को बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ा है।
है, लेकिन दबाव लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स और एमएसएमईज के लिए स्थिति मुश्किल हो रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है और वॉर रिस्क इंश्योरेंस महंगा हो गया है। इसके साथ ही पेमेंट में देरी से वर्किंग कैपिटल पर भी दबाव आ रहा है। सरकार अब रिलीफ फंड और राहत पैकेज पर काम कर रही है, ताकि व्यापार को सहारा मिल सके। अगर इस वीडियो का निष्कर्ष समझें तो आज दलाल स्ट्रीट में भारी गिरावट एक ही कारण से नहीं, बल्कि ग्लोबल टेंशन, महंगे क्रूड ऑयल, फेडरल रिजर्व के हॉकिश रुख और लोकल नेगेटिव खबरों के एक साथ आने से बनी, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई और निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए साफ हो गए। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर बैंकिंग, आईटी और ऑयल सेक्टर पर पड़ा, जहां एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और इंडियन ऑयल जैसे बड़े शेयर टूटे, जबकि बढ़ती एनर्जी कीमतें और मिडिल ईस्ट तनाव ने महंगाई, रुपए और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे पूरा बाजार रिस्क ऑफ मोड में चला गया। दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव खबरें जैसे टीसीएस की डील्स, एनटीपीसी का विस्तार और सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, लेकिन कमजोर सेंटिमेंट के आगे ये दब गए। इसलिए शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशकों को सतर्क रहना जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।